हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाफर कर्व। लाफर कर्व हम पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस इस इकोनॉमिक स्टडी से ही ये मेथड या हम ये थ्योरी इसे स्टडी करते हैं। लाफर कर्व ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें डेवलप की गई थी या हमें ये थ्योरी देते हैं आर्थर लाफर, जो उन्होंने 1974 में ये थ्योरी दी थी। आर्थर लाफर ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स है। उनका बॉर्न हुआ था 1940 में। अभी के वो 80 इयर्स ओल्ड है। उन्हें अवार्ड मिला है प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो डोनाल्ड ट्रम्प इनके द्वारा ये ऑनर उन्हें 2019 में दिया गया था। उन्होंने अपनी ये लाइफ या स्पेंड की है या उनकी जो स्टडी हमें मिलती है, उनकी फील्ड हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इससे ही हमें उनकी पहचान मिलती है। इसके अलावा आर्थर लाफर इन्हें हम एक ऐसे इकोनॉमिक्स के नज़र से ही हमें मिलते हैं, जैसे लाफर वाज द इकोनॉमिक एडवाइज़र टू डोनाल्ड ट्रम्प 2016 प्रेसिडेंटल कैंपेन ऑन जून 2019। तो इस तरह से उनकी एक पहचान हमें ऐसी मिलती है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उन्होंने एक इकोनॉमिक एडवाइज़र के बतौर इस तरह से यूएसए में उन्होंने अपने वर्क की है। आर्थर लाफर इन्होंने हमें लाफर कर्व ये जो मेथड या ये थ्योरी हमें दी है, एक सिंपल सी एक ऐसी एक थ्योरी, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे जिसे हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी करते हैं। और इतना ज़रूरी क्यों बन जाता है ये थ्योरी लाफर कर्व को स्टडी करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी कंट्री ने डेमोक्रेसी ये सिस्टम एक्सेप्ट की है। और हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उस कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट की होती है। तो उसी तरह की एक पॉलिसी होती है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, या जो डेवलप कंट्री है उनकी जो ग्रोथ है उसे स्टेबल रखने की क्या कंडीशन होगी, और उसी तरह से अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री को किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से अचीवमेंट करे, इस तरह की कॉन्सेप्ट या पॉलिसी उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्टेट ये कॉन्सेप्ट से बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो ये सब करने के लिए उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे इंक्रीज करना होता है वर्क को, और उसके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, इसमें हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनकी जो वर्क है, उनकी डेडिकेशन है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अहम है, ये सब उस कंट्री की गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंट्री पे ड्रॉट आए, फ्लूड आए या मालन्यूट्रिशंस, अर्थक्वेक, उसी तरह से उस कंट्री की वेल एजुकेशन, वेल्थ, लोगों की हेल्थ या लोगों के छोटे मोटे प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसके साथ लोगों को ज़रूरतमंद वाटर सप्लाई हो या लोगों को रेशंस, इस तरह की जो सिस्टम होती है, इसे किस तरह से हर ज़रूरतमंद लोगों को किस तरह से सप्लाई या प्रोवाइड किया जाए, इस पे फोकस होता है। उसी तरह से वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट में लोगों के रिटायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के सॉल्व करना, उसके साथ उस कंट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से बेहतर हो और लोगों को या उस कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन और भी इजीली हो, इसी तरह के जो सोशली और वेलफेयर इस तरह के जो वर्क होते हैं वो और भी इजी हो, और लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट होने में उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, इसकी इम्पोर्टेंट रोल्स यहाँ पे हमें दिखाई देती है। और ये अगर रोल बेहतर होगा तो ही उस कंट्री की जो अचीवमेंट है या गोल है उसे हम कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये सभी जो
प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशन इर्द गिर्द घूमते हैं उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी डेडिकेशन या उसकी वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो इसी तरह से किसी भी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट बरकरार होती है उस कंट्री की डेडिकेशंस पे ही होती है, और इसी तरह से उस कंट्री की किस तरह से पॉलिसी बनती है, ये पॉलिसी किस तरह से वर्क करेगी, इसकी इम्प्लीकेशंस किस तरह से होती है, और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इसकी किस तरह से वो अचीवमेंट होगी, यही इस तरह से उस कंट्री को इम्पोर्टेंट माना जाएगा। और उसका जो डेडिकेशन है ये डेडिकेशन हर कंट्री में उसकी ग्रोथनेस को नवाजा जाता है। तो इस तरह से किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ती है। एक्सपेंडिचर बढ़ती के साथ साथ बढ़ती हुई एक्सपेंडिचर उसके साथ उस कंट्री को या उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसके लिए उस कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस कंट्री के पास या उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर होना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक्सपेंडिचर किस तरह से आएगा, उस कंट्री की जो रेवेन्यू है इस रेवेन्यू से वो एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर उस कंट्री के पास अगर लिमिटेड अगर कोई रेवेन्यू है तो ये लिमिटेड रेवेन्यू के साथ साथ वो किस तरह से एक्सपेंडिचर करेंगे और कौन से फील्ड में वो एक्सपेंडिचर करके ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा उस कंट्री की गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। एक ज़रिया होता है कि उस गवर्नमेंट को न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू के यहाँ पे ढूंढने होते हैं या नॉन टैक्सेस इनकम को यहाँ पे बढ़ाना होता है। बट ये कब तक बढ़ाए ये इसकी भी लिमिटेशन होती है। या ऐसा भी हो सकता है अगर एग्जिस्टिंग्स जो टैक्सेस है उसे इंक्रीज़ किया जाए। ये जो इंक्रीज़ होते हैं ये टैक्सेस ये उस कंट्री की जो बजट होते हैं इस बजट में वो हर साल यहाँ पे वो गवर्नमेंट अपने बजट्स किस तरह से होंगे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और उसी तरह से उस कंट्री की जो टैक्सेस है और रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर कितना होगा इससे हर कंट्री की जो डेमोक्रेसी सिस्टम होती है वो बजट के द्वारा अपनी जो गाइडलाइंस है उस कंट्री के साथ साथ वो चलती है। टैक्स से रेवेन्यू यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट को मिलाने की यहाँ पे सबसे इजी मेथड होती है, और इसी के साथ उस कंट्री यहाँ पे न्यू टैक्स मेथड यूज़ करने का उनका ज़रिया यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में उस कंट्री की भी गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हर ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री है इस कंट्री ने मल्टीपल टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, और इसी की तरह हर कंट्री यहाँ पे अपनी रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट करती है। तो लाफर कर्व हमें यही कहता है, या आर्थर लाफर इन्होंने ऐसी एक कंडीशन जो है जो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू बढ़ाने की जो कोशिश बढ़ाती है या अपनी हर जो टैक्सेस है ये टैक्सेस कितनी बढ़ाती है और अपनी बजट में ये टैक्सेस की लेवल कितनी इंक्रीज होती है, इस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है। तो लाफर कर्व हमें यही ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट कहाँ तक और कितने लिमिट तक अपना टैक्सेस बढ़ाए और कहाँ तक अपनी रेवेन्यू मिलाए। लाफर कर्व या लाफर थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है, द लाफर कर्व इज़ अ economic theory that show the relationship between the tax rates and the amount of the tax revenue collected by the government। तो लाफर कर्व हमें ये इकोनॉमिक थ्योरी ये हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से रिलेशनशिप है ये टैक्स रेट्स और अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है जब ये इकोनॉमिक थ्योरी वर्क करती है। तो और ये जब कलेक्शन है या गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू जब आता है और ये रेवेन्यू किस तरह से
टैक्स रेट बढ़ाने की वजह से उनकी टैक्स रेवेन्यू किस तरह से आती है। तो इस पे लाफर करो या आर्थर लाफर, इन्होंने गवर्नमेंट के इस टैक्स सिस्टम के जो पॉलिसी है उसे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की एक हद तक या उनकी जो रेवेन्यू मिलाने की या मिलने की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है टैक्स कलेक्शन के साथ साथ। जितना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा उतना उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास टैक्स से यहाँ पे रेवेन्यू आता है और ये रेवेन्यू यहाँ पे उनको उस कंट्री की वेलफेयर स्टेट के लिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी बनता है। बट वो कहते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाएगी उसके साथ साथ रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ेगा, पर एक समय के बाद यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे लगाने की वजह से रेवेन्यू आने के बदले यहाँ पे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ बढ़ते हुए टैक्सेस के साथ जितना रेवेन्यू यहाँ पे आना चाहिए उतना रेवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास आता नहीं है और उसमें लीकेजेस क्रिएट होते हैं और ये लीकेजेस की वजह से गवर्नमेंट के पास आने वाला रेवेन्यू यहाँ पे कम होता है और ये कम होने की वजह से उस कंट्री की यहाँ पे पैरेलल एक ऐसी इकोनॉमी बनती है जो ये ब्लैक मनी इकोनॉमी यहाँ पे उस कंट्री में लीकेज की वजह से बनती है और लोग टैक्सेस यहाँ पे सबमिट करने की जगह टैक्सेस यहाँ पे चोरी होती है और टैक्सेस बचाने की यहाँ पे अदर वे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की लीगली सिस्टम से बचने के लिए टैक्स नहीं भरने की जो यहाँ पे लोगों की जो मेंटालिटी है ये बढ़ती है और इसकी वजह से ही गवर्नमेंट के पास बढ़ती हुई टैक्सेस के बतौर रेवेन्यू यहाँ पे कम आता है। और इसके लिए ही उन्होंने कहा है कि ये लाफर कर ये इस तरह से उस समय की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट की यहाँ पे पॉलिसी को ऑब्जेक्शन लिया हुआ ये लाफर कर हमें मिलता है। आर्थर लाफर हमें इस डायग्राम के साथ और भी यहाँ पे उनका जो कहना है या लाफर ऑब्जेक्शन किस तरह से यहाँ पे उन्होंने लिया है गवर्नमेंट के रोल को या गवर्नमेंट की पॉलिसी को, उन्होंने हमें इस डायग्राम के साथ ये हमें एक्सप्लेन होता है। हमारे एक्स एक्सिस पे हमें टैक्स रेट मिलते हैं और वाई एक्सिस पे हमें टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पे ओ से लेके जो यहाँ पे ओ से लेके यहाँ पे डी जो हमें कर्व मिलता है ये कर्व को हम लाफर कर्व कहते हैं या ये लाफर कर्व हमें एक उल्टा यू या एक बेल घंटी की तरह हमें दिखाई देता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जहाँ रिलेशनशिप उन्होंने हमें एक्सप्लेन करते हैं टैक्स रेट्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। तो ये किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करती है और ये टैक्सेस के यहाँ से उनको जिस तरह से रेवेन्यू मिलता है और ये रेवेन्यू यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट उस स्टेट के लिए या वेलफेयर स्टेट के लिए यूज़ करती है। यहाँ पे कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर जिस तरह से यहाँ पे अपनी टैक्सेस यहाँ पे बढ़ाती है तो बढ़ती हुए टैक्सेस यहाँ पे परसेंटेज में बढ़ाती है और परसेंटेज के साथ बढ़ाते हुए टैक्स रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ता है। तो हम अगर समझे कि स्टार्टिंग में अगर 5% अगर टैक्सेस बढ़ाया है तो 5% से हमें 100 यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। उसी के साथ जिस तरह से और भी यहाँ पे टैक्सेस बढ़ेंगे तो बढ़ते हुए टैक्सेस के साथ साथ यहाँ पे हमारा टैक्स रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बट एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने के जब नहीं होते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स रेट को और भी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाने की कोशिश करती है। और ये कोशिश यहाँ तक जाती है जिस तरह से टैक्स रेट यहाँ पे जितने बढ़ेंगे उतनी टैक्स
रेवेन्यू यहाँ पे और भी बढ़ेगी। ये पॉइंट यहाँ तक, ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट ऑप्टिमल टैक्स रेट इस तरह से ही इस पॉइंट तक बढ़ता हुआ या बढ़ते हुए टैक्स रेट के साथ यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। बट सी के बाद अगर और भी टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने बढ़ाए तो बढ़ते हुए टैक्स रेट के साथ साथ यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू उसी साथ नहीं मिलेंगे। बट ये जो लोगों की जो मेंटलिटी है टैक्सेस के बारे में, ये डिक्लाइन करेगी और यहाँ पे लीकेजेस यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे लोग टैक्सेस भरने की जगह किस तरह से टैक्स बचाया जाए या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरने की जो अनलीगली जो वे होते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, लोगों के यहाँ पे ऐसे मेंटलिटी बिल्ड होने की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्सेस यहाँ पे जो मिलते हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे जिस तरह से टैक्सेस जितने यहाँ पे 10% बढ़ाए तो यहाँ पे 10% यहाँ पे टैक्सेस बढ़ने के साथ साथ हमारा रेवेन्यू ये 300 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू मिला है। बट और भी यहाँ पे 80% यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने के बाद भी यहाँ पे रेवेन्यू 300 करोड़ ही मिले हैं। तो उसी के साथ तो ये हमें ये एनालाइज ये हमें कहता है कि टैक्सेस बढ़ाए तो बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे रेवेन्यू घटेगा। बट ये सी पॉइंट तक एक ऐसा पॉइंट बनता है जहाँ पे लोग यहाँ पे टैक्सेस भरने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। बट इसके भी आगे अगर हम समझे 40% के ऊपर अगर टैक्सेस यहाँ पे गवर्नमेंट अगर लगाती है तो ये बढ़ती हुई टैक्सेस रेट के साथ साथ लोगों की जो मेंटालिटी है वो पूरी तरह से चेंज होगी और लोग टैक्सेस नहीं पूरी तरह से भर पाएंगे। कुछ परसेंट यहाँ पे टैक्सेस भरेंगे और लोग अदर वे यहाँ पे अनलीगली वे ढूंढेंगे और लीगली जो जाने की प्रोसेस है उसे यहाँ पे इग्नोर करते हुए दिखाई देंगे। तो बढ़ती हुई यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो टैक्स रेट बढ़ने के साथ साथ सी पॉइंट तक इस लेवल तक रुकेगी और उसके बाद ये जो टैक्स रेवेन्यू है वो घटती हुई हमें प्रोसेस दिखाई देगी। ऑथर लॉफर हमें इस तरह का इफ़ेक्ट बताते हैं। इन शॉर्ट में एक फर्स्ट होता है इफ़ेक्ट होगा प्रॉफिट मोटिवेशन पे, लोगों की मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की जो मोटिवेशन होती है उसे ब्रेक लगता है और लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप या लोगों का प्रॉफिट के नज़रिया या एंगल यहाँ पे डिमोटिवेशन होता है। सेकेंड इफ़ेक्ट होता है लीकेजेस क्रिएट होते हैं, टैक्स यहाँ पे भरने की नहीं भरने की यहाँ पे जो वे है वो यहाँ पे लोगों के पास या लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि टैक्सेस नहीं भरना है और उससे टैक्सेस किस तरह से बचाया जाए, ऐसा जो वे होता है ये वेव यहाँ पे क्रिएट होता है और ये लीकेजेस क्रिएट होते हैं। थर्ड इफ़ेक्ट होता है ब्लैक मनी इकोनॉमी यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि अगर लोग लीकेजेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, टैक्सेस नहीं भरेंगे तो ये ब्लैक मनी ये कन्वर्ट होती है ब्लैक मनी में और ये ब्लैक मनी यहाँ पे ऐसी पैरेलल यहाँ पे इकोनॉमी क्रिएट होती है जो ब्लैक मनी उस कंट्री के लिए यहाँ पे मुश्किल कंडीशन क्रिएट कर देगी आगे जाके। और इसके लिए प्रोफेसर लाफर हमें यह सजेस्ट करते हैं कि उस कंट्री ने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने करना चाहिए इजी टैक्स पे मेथड यहाँ पे करना चाहिए, ऑप्टिमल टैक्स रेट को ही यहाँ पे नज़र रखना चाहिए या ऑप्टिमल टैक्स रेट को यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और थर्ड उन्होंने सजेस्ट दिया है, उन्होंने कहा है जो न्यू रेवेन्यू रिसोर्सेस है उसे ढूंढा जाए। तो सिर्फ यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ाना यहाँ पे एक इजी वे नहीं है उस कंट्री की गवर्नमेंट को। तो अदर जो यहाँ पे रिसोर्सेस होते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के और लोगों को अच्छी ज़रूरतें या अच्छे कंडीशन देने के लिए या अच्छी सुविधा देने के लिए जो एक्सपेंडिचर करने के लिए जो रेवेन्यू होगा वो रिसोर्सेस दूसरे ढूंढने ज़रूरी बन जाते हैं।
तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट ब्रांच माना जाना वाला जो पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये स्टडी हमें लाफर कर्व से मिलती है, जो यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है और पब्लिक इकोनॉमिक्स में लाफर कर्व को उतना ही इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो इस तरह से लाफर कर्व एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से वर्क होता है और आर्थर लाफर ने किस तरह से उस समय की गवर्नमेंट के पॉलिसी को किस तरह से ऑब्जर्व किया और किस तरह से उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है बढ़ते हुए टैक्सेस और उनकी अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब हमें लाफर कर्व के साथ हमें मिलता है। तो इसी तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।